इंडियन मार्केट्स ने दिखाया फुल ऑन रोलर कोस्टर राइड। सुबह ट्रम्प के 25% टैरिफ्स ने लगा दिया झटका, लेकिन दिन के एंड तक मार्केट ने कर दिया सॉलिड कमबैक। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जियो फाइनेंशियल के 16,000 करोड़ फंड रेजर ने हेडलाइंस बनाई। केन्स टेक के स्ट्रॉन्ग Q1 रिजल्ट्स के बाद स्टॉक 10% ऊपर चला गया। नवीन फ्लोरेन ने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड टच किया और HUL के सॉलिड नंबर्स के चलते स्टॉक में 4% रैली देखने को मिली। पर कैम्स के Q1 रिजल्ट्स ने इन्वेस्टर्स को डिसअपॉइंट किया, स्टॉक 4% टूट गया। तो अब सवाल यह है कि ट्रम्प का 25% टैरिफ धमाका सिर्फ शुरुआत है या आगे और भी झटके बाकी हैं? क्या ये इंडियन मार्केट्स के लिए एक नया टर्निंग पॉइंट हो सकता है? जानिए आज के अर्निंग्स, ग्लोबल न्यूज और सेक्टरल इंपैक्ट के सारे ट्विस्ट इस वीडियो में। और हाँ, मार्केट की असली पल्स चाहिए तो डाउनलोड करो इन्फॉर्म इन्वेस्टर ऐप विद द लिंक प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर्स आज 3% से ज्यादा चढ़ गए जब कंपनी ने अनाउंस किया कि मुकेश अंबानी ने एज प्रमोटर 15,825 करोड़ का फंड रेज अप्रूव किया है। इस फंडिंग से उनका स्टेक और भी बढ़ेगा और ये क्लियर सिग्नल है कि अंबानी फैमिली अब इंडिया के फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस में एग्रेसिवली एक्सपांड करना चाहती है। जियो फाइनेंशियल की शुरुआत जुलाई 2023 में हुई थी, जब रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस को डीमर्ज करके RIL शेयर होल्डर्स को 1.1 रेशियो में शेयर्स एलोकेट किए थे। आज ये कंपनी काफी सारी सब्सिडरीज और पार्टनरशिप्स के थ्रू ऑपरेट करती है। जियो फाइनेंस लीडिंग सॉल्यूशंस, जियो लीजिंग लीडिंग सर्विसेज, जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग इंश्योरेंस सर्विसेज, जियो पेमेंट्स बैंक डिजिटल बैंकिंग। इसके अलावा जियो फाइनेंशियल ने ब्लैक रॉक के साथ एक बड़ा जॉइंट वेंचर भी किया है एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट और ब्रोकिंग के लिए। कुछ ही दिन पहले जियो ने एक और जॉइंट वेंचर साइन किया जर्मनी के अलायंस ग्रुप के साथ 50-50 री इंश्योरेंस पार्टनरशिप अपनी सब्सिडरी के थ्रू। अभी के लिए अंबानी फैमिली का स्टेक जियो फाइनेंशियल में 47.12% है। एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक जियो फाइनेंशियल के बोर्ड ने अप्रूव किया है 15,825 करोड़ का फंड रेज वाया प्रेफरेंशियल इशू ऑफ वारंट्स। ये वारंट्स ₹316.5 पर शेयर के रेट पे इशू होंगे, जो कल के क्लोजिंग प्राइस ₹320.3 से थोड़ा कम है। इस फंड इन्फ्यूजन के बाद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में प्रमोटर का स्टेक बढ़कर 54% से ऊपर चला जाएगा। ये फ्रेश फंडिंग जियो फाइनेंशियल को एक सॉलिड कैपिटल बेस देगी, जिससे ये बजाज फाइनेंस, IPO बॉन्ड, टाटा कैपिटल और आदित्य बिरला कैपिटल जैसे बिग प्लेयर्स को कॉम्पीट कर सकते हैं। मुकेश अंबानी का ट्रैक रिकॉर्ड तो सबको पता ही है, चाहे टेलीकॉम हो, रिटेल या एंटरटेनमेंट, हर जगह पहले प्राइस डिस्क्रिप्शन लाते हैं, फिर स्केल पे डोमिनेट करते हैं। जियो फाइनेंशियल को एसेट मैनेजमेंट, ब्रोकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट के लिए रेगुलेटरी अप्रूवल्स मिल चुके हैं। अलायंस के साथ हुआ नया री इंश्योरेंस वेंचर भी इस एम्बिशन का ही हिस्सा है। फंड रेजिंग के बाद कंपनी का कैपिटल बेस काफी इंप्रूव हो जाएगा फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट्स इन इंश्योरेंस, रिटेलिंग और AMC बिजनेसेस। ओवरऑल लेंडिंग स्पेस में अभी काफी टेलविंड्स है। डिजिटल अडॉप्शन बढ़ रही है, क्रेडिट डिमांड स्ट्रांग है और NBFCs के लिए नया रेगुलेटरी पुश भी है। इन सब ट्रेंड्स का फायदा जियो फाइनेंशियल को मिल सकता है, स्पेशली विद अंबानी बैकिंग एंड फ्रेश कैपिटल हैंड। कल अपने Q1 FY26 रिजल्ट्स डिक्लेयर करने के बाद केन्स टेक्नोलॉजी का स्टॉक आज इंट्राट्रेड में 8% से ज्यादा बढ़ गया। केन्स टेक्नोलॉजीज एक एंड-टू-एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये कंपनी डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चर और आफ्टर सेल्स तक सब कुछ हैंडल करती है, मतलब एक कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। ये इंडिया की लीडिंग EMS इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्लेयर्स में से एक है, जो हाई टेक सेक्टर्स को सर्व करती है, जैसे ऑटोमेटिव, इंडस्ट्रियल, aerospace, defense, medical and railways. With over 3 decades of experience, Kaynes has a strong footprint with multiple advanced manufacturing facilities in India and is expanding its global presence, including a recent acquisition in Canada. It serves over 500 customers across more than 30 countries. Kaynes derives majority of its revenue from industrial segment as of FY25. High base होने के बावजूद Kaynes ने FY26 में हर मेजर मेट्रिक में इंप्रेसिव ग्रोथ दिखाई। रेवेन्यू 34% YOY से बढ़ा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 69% YOY जंप किया और मार्जिन्स 350 BPS इंप्रूव हुए। नेट प्रॉफिट 47% YOY से बढ़ा। रेवेन्यू ग्रोथ का मेन रीजन था की वर्टिकल्स का स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस।
कंपनी का ऑर्डर बुक 47% बढ़कर ₹7,401 करोड़ तक पहुंच गया, जो दिखाता है कि आने वाले क्वार्टर्स के लिए पाइपलाइन काफी स्ट्रांग है। मार्जिन्स में जो बड़ी जंप आई उसके पीछे दो की रीजंस थे। प्रोडक्ट मिक्स का इंप्रूवमेंट, इंडस्ट्रियल्स जैसे हाई मार्जिन वर्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहा, ODM ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग का शेयर्स भी बढ़ा। ये बिजनेस हाई मार्जिन होता है क्योंकि कंपनी डिजाइन भी करती है, सिर्फ असेंबल नहीं। इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग बूम का डायरेक्ट फायदा केन्स को मिल रहा है, जिससे कंपनी की पोजीशनिंग और भी स्ट्रांग हो गई है। कंपनी के पास 7,400 करोड़ का ऑर्डर बुक है, जो फ्यूचर रेवेन्यू के लिए स्ट्रांग विजिबिलिटी देता है। FY26 तक केन 60% प्लस रेवेन्यू ग्रोथ का टारगेट लेकर चल रही है और करंट पाइपलाइन उसको सपोर्ट करती है। कनाडा बेस्ड ऑगस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्विजिशन कंप्लीट हो गया है, जिसके थ्रू केन्स की ग्लोबल रीच बढ़ी है। एडवांस टेक प्रोजेक्ट्स जैसे OS80 और HDI PCB टाइम पर प्रोग्रेस कर रहे हैं। दोनों का पायलट प्रोडक्शन दिसंबर 2025 तक शुरू हो जाएगा। कल शाम को नवीन फ्लोरिन ने अपने Q1 FY26 के स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स अनाउंस किए, जिसके चलते आज स्टॉक में 4% की तेजी देखने को मिली। नवीन फ्लोरिन पद्मानव मफतलाल ग्रुप का हिस्सा है और 1998 में एस्टैब्लिश्ड हुई थी। NFIL इंडिया की लीडिंग स्पेशलिटी फ्लोरोकेमिकल कंपनीज में से एक है और रेफ्रिजरेंट गैसेस बनाने वाली पायोनियर फर्म्स में काउंट होती है। कंपनी के पास 60 प्लस फ्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो है, जो मल्टीपल सेक्टर्स में यूज होते हैं। रेवेन्यू के 3 मेजर सेगमेंट्स हैं। हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स या HPP कंपनी की टोटल सेल्स का 56% इसी सेगमेंट से आता है। इसमें मेनली रेफ्रिजरेंट गैसेस R22 एंड R32 और बेसिक फ्लोरिन बेस्ड केमिकल्स शामिल हैं। इनका यूज कूलिंग, एल्यूमिनियम और मेटल प्रोसेसिंग जैसे इंडस्ट्रीज में होता है। स्पेशलिटी केमिकल्स इस सेगमेंट का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन लगभग 30% है। ये एडवांस्ड और वैल्यू एडेड फ्लोरोकेमिकल्स से होते हैं। इनका मेजर यूज फार्मास्यूटिकल और एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में होता है। CDMO NFIL ग्लोबल क्लाइंट्स के लिए कॉम्प्लेक्स केमिकल्स का रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग करती है और इस सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन भी करीब 30% है। Q1 FY26 में NFIL का रेवेन्यू 39% YOY ग्रो हुआ, जो तीनों की सेगमेंट्स हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स, स्पेशलिटी केमिकल्स और CDMO की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस का रिजल्ट था। ग्रोथ ड्राइवर्स रेफ्रिजरेंट गैसेस और स्पेशलिटी केमिकल्स की हायर वॉल्यूम्स, मेनली ड्यू टू R32 प्लांट के कमर्शियलाइजेशन और बेटर प्राइस रियलाइजेशन। स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल डिमांड की वजह से अपटिक दिखा। CDMO ने अपनी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी मेंटेन रखी। ऑपरेशनल बूस्ट, नई प्रोडक्शन फैसिलिटीज के स्टार्ट होने और कैपेसिटी एक्सपांशन की वजह से वॉल्यूम्स और कस्टमर्स रीच दोनों में इंप्रूवमेंट आया। EBITDA मार्जिन एक्सपांशन, कंपनी का मार्जिन Q1 FY26 में एक्सपांड हुआ, जिसमें 2/3 इंप्रूवमेंट ऑपरेटिंग लेवरेज के थ्रू आया। बाकी मार्जिन बूस्ट हाई मार्जिन प्रोडक्ट मिक्स की वजह से मिला। ये एफिशिएंसी गेन्स आने वाले क्वार्टर्स में भी कंटिन्यू होने की उम्मीद है। NFIL का ग्रोथ मोमेंटम FY26 में सस्टेन रहने की पूरी उम्मीद है। बैक्ड बाय मल्टीपल स्ट्रैटेजी इनिशिएटिव्स, R32 प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल कमर्शियलाइजेशन और रेफ्रिजरेंट गैसेस की स्टेबल प्राइसिंग एनवायरनमेंट ग्रोथ को सपोर्ट करेगी। स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट्स में 3 नए मॉड्यूल्स का लॉन्च विच इज एक्सपेक्टेड इन Q2 FY26 और HPP एंड CDMO सेगमेंट्स में न्यू कैपेसिटीज की कमिशनिंग से ग्रोथ और एक्सेलरेट होगी। मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट के चांसेस है, ड्रिवन बाय हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स का बेटर मिक्स। ऑपरेटिंग लेवरेज फ्रॉम इंक्रीज्ड वॉल्यूम्स, efficient use of new capacities. Overall, कंपनी FY26 में robust revenue, EBITDA और adjusted PAT growth deliver करने के लिए अभी अच्छी पोजीशन में है, supported by strong demand, capacity expansion और global partnerships. आज HUL ने अपना Q1 FY26 रिजल्ट्स अनाउंस किया, जिसके चलते स्टॉक 3.50% से ऊपर है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL इंडिया की सबसे बड़ी FMCG कंपनी है, जिसकी लेगेसी 1888 से शुरू हुई थी। HUL पर्सनल केयर, होम केयर, फूड्स और वेलनेस जैसे सेगमेंट्स में प्रोडक्ट्स बनाती है। इसके पॉपुलर ब्रांड्स में है डव, लक्स, सर्फ एक्सेल, विम, लिप्टन, ब्रू, हॉर्लिक्स शामिल है। कंपनी की अर्बन और रूरल दोनों मार्केट्स में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है।
मुंबई हेडक्वार्टर HUL स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड है और FMCG सेक्टर में लीडरशिप बनाए रखी है। HUL ने Q1 FY26 में एक रिसिलेंट परफॉर्मेंस दी। रेवेन्यू 5% YOY से बढ़ा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्लैट रहा, लेकिन मार्जिन 130 बेसिस पॉइंट्स विच इज 1.3% से गिरे। नेट प्रॉफिट 6% YOY से बढ़ा। रेवेन्यू ग्रोथ का मेजर रीजन था 4% वॉल्यूम ग्रोथ, जो दिखाता है कि कंज्यूमर डिमांड धीरे धीरे रिकवर हो रही है। ये 5वां क्वार्टर है जब HUL ने मिड सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ रिकॉर्ड की है। HUL के डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट्स में ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ देखी गई। होम केयर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस लिक्विड्स जैसे डिटर्जेंट्स, क्लीनर्स में देखी गई, जहां हाई सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ हुआ। ब्यूटी एंड वेलबींग इस सेगमेंट में 11% सेल्स से ग्रोथ हुई, स्पेशली हेल्थ एंड वेलबींग पोर्टफोलियो जिसमें ओजीवा जैसे ब्रांड्स हैं ने अपना रेवेन्यू 3x कर लिया YOY। फूड एंड बेवरेजेस यहाँ 4% सेल्स ग्रोथ आई। बेवरेजेस सेगमेंट टी एंड कॉफी ने डबल डिजिट ग्रोथ दिया। एबिटा मार्जिन में गिरावट टेम्पररी थी क्योंकि क्वार्टर में रॉ मटेरियल कॉस्ट तेजी से बढ़े और प्राइस हाइक थोड़े लैग से किए गए। इनफैक्ट कंपनी ने अपने ब्रांड्स में इन्वेस्ट किया, एडवर्टाइजिंग और प्रमोशंस पर खर्चा बढ़ाया ताकि वॉल्यूम ग्रोथ हो और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग बनाए रखी जा सके। मैनेजमेंट का कहना है कि आगे चलकर ग्रॉस मार्जिन्स इंप्रूव होने की उम्मीद है। HUL ने शॉर्ट टर्म मार्जिन्स को पुश करने के बजाय वॉल्यूम ग्रोथ पर फोकस किया है, जो लॉन्ग टर्म मार्केट लीडरशिप के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सिग्नल है। कंपनी का मानना है कि FY26 के फर्स्ट हाफ में ग्रोथ FY25 के सेकेंड हाफ के मुताबिक बेहतर होगी, क्योंकि पोर्टफोलियो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है और मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस भी ग्रेजुअली इंप्रूव हो रही है। अगर कमोडिटी प्राइस स्टेबल रहती है तो प्राइस हाइक्स लिमिटेड लो सिंगल डिजिट रेंज में ही रहेंगे, मतलब आगे की ग्रोथ लार्जली वॉल्यूम ड्रिवन होगी। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग और वॉल्यूम लेड ग्रोथ के साथ साथ मार्जिन्स में भी सुधार की उम्मीद है, जो पूरे साल के आउटलुक को पॉजिटिव बनाता है। कल कैम्स ने अपना Q1 FY26 के रिजल्ट्स अनाउंस किए। उसके बाद स्टॉक में 4% की गिरावट देखने को मिली। म्यूचुअल फंड बिजनेस में ग्रोथ जरूर हुई है, लेकिन यील्ड प्रेशर के कारण इन्वेस्टर्स कॉशियस हो गए। कैम्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड इंडिया की लीडिंग म्यूचुअल फंड RTA रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट है, जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए बैक एंड सर्विस प्रोवाइड करता है। इसका मार्केट शेयर 68% प्लस से भी ज्यादा है और ये टॉप AMCs के साथ काम करता है। कैम्स इन्वेस्टर ऑनबोर्डिंग, KYC ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना और कस्टमर सपोर्ट जैसे इंपॉर्टेंट काम संभालता है। बेसिकली पूरा म्यूचुअल फंड सिस्टम स्मूथली चलाने में हेल्प करता है। म्यूचुअल फंड्स के अलावा कैम्स इंश्योरेंस रिपोजिटरी, AIF PMS सर्विसेज, KRA और अकाउंट एग्रीगेटर जैसे नए एरियाज में भी ग्रो कर रहा है। कैम्स ने Q1 FY26 में एक चैलेंजिंग क्वार्टर फेस किया। रेवेन्यू रिमेन लार्जली फ्लैट विद अ मार्जिनल डिक्लाइन ऑफ 0.6% QOQ. Operating profit declined by 3.2% QOQ with margins contracting 119 BPS QOQ. Net profit declined by 4% QOQ. प्राइसिंग इम्पैक्ट, जैसे जैसे कैम्स के म्यूचुअल फंड एसेट्स अंडर मैनेजमेंट बढ़ रहे हैं, उसका प्राइसिंग मॉड्यूल के कारण नए एसेट्स पर कम फीस मिलती है। Q1 में यील्ड्स में अप्रोक्स 5% की गिरावट हुई। सीजनल कॉस्ट Q1 में हर साल सैलरी हाइक्स और सिस्टम मेंटेनेंस की वजह से एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, लेकिन मैनेजमेंट ने बोला है कि ये कॉस्ट अब स्टेबलाइज हो चुके हैं। कैम्स ने अपनी FY26 स्टेडी स्टेट मार्जिन्स गाइडेंस पर 45% मेंटेन की है। फाइनेंशियल नंबर्स सॉफ्ट रहे, लेकिन कैम्स के कोर बिजनेस मैट्रिक्स काफी सॉलिड नजर आए, विथ हेल्दी AUM, इन्वेस्टर और SIP ग्रोथ लीडिंग टू मार्केट शेयर गेन्स। कोर बिजनेस स्ट्रॉन्ग है, चाहे शॉर्ट टर्म में मार्जिन्स पर थोड़ा प्रेशर रहा है ड्यू टू यील्ड रीसेट्स, बट दिस इज एक्सपेक्टेड टू स्टेबलाइज फ्रॉम Q2 ऑनवर्ड। नए AMC क्लाइंट्स जुड़ रहे हैं, 7 नए क्लाइंट्स ऑनबोर्ड हुए, जिसमें से 3 ऑलरेडी लाइव हैं, इंक्लूडिंग जियो, ब्लैकरॉक, MF। म्यूचुअल फंड AUM ग्रोथ मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, SIP इनफ्लोज और MTM गेन से सपोर्ट मिल रहा है। ये ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू होने की उम्मीद है। डायरेक्ट इन्वेस्टिंग वाया डिस्काउंट ब्रोकर्स भी ग्रो कर रहा है, जो इंडस्ट्री एक्सपांशन को और फ्यूल करेगा। कैम्स विद 68% मार्केट शेयर इज वेल पोजीशन्ड टू बेनिफिट फ्रॉम दिस ट्रेंड। लॉन्ग टर्म में MF इंडस्ट्री की स्ट्रक्चरल टेलविंड्स और मैक्रो एनवायरनमेंट कैम्स की रेवेन्यू ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे। नॉन MF बिजनेस का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन नेक्स्ट 3 से 5 साल में स्टेडीली बढ़ने का एक्सपेक्टेशंस है, थैंक्स टू टारगेटेड इन्वेस्टमेंट्स एंड प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन।
डेली मार्केट अपडेट। ब्रॉडर मार्केट इंडेक्सेस तेजी से गिरे क्योंकि ग्लोबल ट्रेड टेंशंस और इंडियन एक्सपोर्ट्स पर 25% टैरिफ लगने की पॉसिबिलिटी से इन्वेस्टर सेंटिमेंट को हिला दिया। FIIs लगातार 8 सेशन से इक्विटीज के नेट सेलर्स बने हुए हैं, जबकि DIIs ने 18 कॉन्सेक्यूटिव सेशंस तक बाइंग की है। जुलाई 2025 में अब तक FIIs ने अप्रोक्सीमेटली 18,000 करोड़ की इक्विटीज बेचे हैं। इंडियन रुपी ट्यूसडे को कमजोर हुआ, 26 पैसे गिरकर ₹87.69 पर खुला, जो 10 फेब के बाद का सबसे लो लेवल है। US इंडिया टैरिफ डील और FII सेल ऑफ के चलते गोल्ड प्राइसेस एक महीने के लो से रिबाउंड हुए क्योंकि नए US टैरिफ्स के चलते ट्रेड अनसर्टेनिटी बढ़ी, जिसे सेफ हेवन डिमांड और बाइंग को ट्रिगर किया। ऑयल प्राइसेस चौथी बार लगातार बढ़े सप्लाई कंसर्न्स के चलते, जो US के यूक्रेन वॉर खत्म करने के प्रेशर और रशिया ऑयल खरीदने वाली कंट्रीज पर टैरिफ के थ्रेट से ट्रिगर हुआ। आज सुबह इंडियन शेयर मार्केट्स ने गैप डाउन ओपनिंग दिखाई जब US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ओवरनाइट अनाउंस किया कि वो इस फ्राइडे से इंडिया के एक्सपोर्ट्स पर कम से कम 25% टैरिफ लगाएंगे। हालांकि उन्होंने ये भी बोला है कि दोनों देशों के बीच अब तक बातचीत जारी है। ट्रंप ने कहा कि उनका ये डिसीजन लेना जरूरी था क्योंकि इंडिया दुनिया के सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में आता है। इंडिया का एवरेज टैरिफ रेट 25% है, जो वियतनाम 20%, इंडोनेशिया 19% और जापान 50% से ज्यादा है। फिलीपींस भी 20% पर है। कोरिया का रेट इंडिया जैसे ही है 25%, जबकि बांग्लादेश 35% और चाइना 55% इंडिया से भी ज्यादा टैरिफ चार्ज करते हैं। यही वजह है कि चाइना +1 स्ट्रैटेजी के चलते कई ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स इंडिया के कॉम्पिटिटर्स के तरफ देख रहे हैं। अगर US के साथ बातचीत फेल होती है और टैरिफ लागू रहते हैं तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटो कंपोनेंट्स, क्योंकि इन सेक्टर का सबसे मेजर एक्सपोर्ट बेस US में है। टेक्सटाइल्स, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्री और मशीनरी, ये सब इंडियन सेक्टर्स हेविली डिपेंड हैं US मार्केट पर। अगर टैरिफ्स लागू रहते हैं तो इंडियन मार्केट्स में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है और कैपिटल इनफ्लोज पे भी प्रेशर आ सकता है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया अपने एक्सपोर्ट्स को ऑल्टरनेटिव मार्केट्स में रीडायरेक्ट कर सकता है। रुपी का रीसेंट अंडर परफॉर्मेंस भी एक्सपोर्ट्स को कॉम्पिटिटिव बनाने में मदद कर सकता है। विद दैट, दिस इज सिद्धि थापर साइनिंग ऑफ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.